नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम निशांत स्वराज हुआ और आप देख रहे हैं रोजगार का जुगाड़ चैनल, जहां आपको मिलता है सरकारी नौकरी का सबसे आसान और सबसे बेहतरीन तरीका। 2 दिन क्लास ना होने के कारण आपसे माफ़ी मांगता हूं, क्योंकि कैमरा में थोड़ा सा ग्लिच यानी कुछ खराबी आ गया था, जिसके कारण मुझे कैमरा को ठीक कराने के लिए पटना जाना पड़ा। यही कारण है कि 2 दिन तक वीडियो अपलोड नहीं हुआ। अब इस तरह गलती नहीं होगा। हर दिन का जो करंट अफेयर है हर दिन अपलोड कर दिया जाएगा। और याद रहे, कल से आपका क्लासिकल डांस या फोक डांस जो होता है, जो स्टैटिक जीके का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपका क्लासिकल डांस और आपका फोक डांस, कल इस पर पहला वीडियो आपको अपलोड कर दिया जाएगा। यानी कल आपको करंट अफेयर का तो वीडियो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस आपका जो डांस जो होता है इंडिया में, क्लासिकल डांस जो है वो लोक नृत्य जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो दोनों का वीडियो आपको समय पर मिलेगा। यानी एक बार क्लासिकल डांस को एक्सप्लेन किया जाएगा कि किस राज्य में क्लासिकल डांस कौन कौन है, उससे संबंधित डांस फॉर्म कौन कौन सा है, कौन कौन से लोग फेमस हैं उस क्षेत्र में, और उसके बाद हर राज्य का आपको लोक नृत्य बताया जाएगा। उसमें किस त्योहार में मनाया जाता है, किस त्योहार में नहीं मनाया जाता है, कब गाया जाता है, कब गाया नहीं जाता है, ये सब बताएगा। बस आप इस चैनल के साथ बने रहें, बाकी आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो आज जैसा कि डेट आपको सामने नजर आ रहा है, आज है 15 नवंबर। चलिए, तो आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर मेरा पहला सवाल अगर आप देखते हैं, ठीक है, तो आराम से सवाल देखिए। 28वां यूनिवर्सल पोर्टल कांग्रेस, ठीक है, 28वां यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस, पोस्टल यानी डाक सेवा, पोस्टल यानी आप समझ रहे हैं डाक सेवा। और यार है सर, कांग्रेस जो है वो एक वर्तमान एक पार्टी का नाम है, जबकि कांग्रेस का शाब्दिक अर्थ होता है सम्मेलन। यहाँ पे जो कांग्रेस है, इस कांग्रेस का अर्थ जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं, यहाँ जो कांग्रेस का अर्थ है वो है सम्मेलन यानी कॉन्फ्रेंस। अब सवाल क्या पूछ रहा है, 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। अब देखिए सर, आपको समझा रहे हैं, डाक सेवा आपको पता है सर, अब पहले जैसा डाक सेवा ना रहा, क्योंकि अब फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, अब सब कुछ फट से आ जाता है। तो अब जो डाक सेवा है, आमतौर पर उसका प्रयोग जो होता है रिजल्ट के लिए किया जाता है, कि रिजल्ट किसी का वैकेंसी आया है, किसी का इंटरव्यू लेटर आया है, आधार कार्ड आया है, पैन कार्ड आया है, तो वो फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, मिंत्रा से नहीं आ सकता, तो भारतीय डाक सेवा के द्वारा वो इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दुनिया में डाक सेवा की स्थिति गंभीर हो गई है। सब जगह आपका ईमेल ने स्थान ले लिया, फैक्स ने स्थान ले लिया, फ्लिपकार्ट, अमेजोन ने स्थान ले लिया। इसीलिए इसकी गंभीरता को देखते हुए कि डाक सेवा जो हर देश का होता है, वहां अब रोजगार का खतरा हो गया है, इसको देखते हुए एक सम्मेलन बुलाया गया है। और ये सम्मेलन हर 4 साल में होता है। ये सम्मेलन हर साल, कितना साल में होता है, हर 4 साल में होता है। और इस बार 2025 में जो हुआ है, पूछ रहा है, यानी इस बार 28वीं हुआ होगा। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस 2025 का कहाँ आयोजित की गई, तो इसका आंसर है आपका दुबई। इसका जो आंसर है वो आपका दुबई। आपको पता है सर, यूएई कंट्री में पढ़ते हैं, कंट्री का नाम है संयुक्त अरब एमिरेट्स, इंग्लिश में कहते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कहते हैं। तो 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस 2025 कहाँ आयोजित हुई, तो इसका आंसर है दुबई। और यार सर, ये जो आयोजन है ये कौन कराता है, ये कराता है संयुक्त राष्ट्र। ये कौन कराता है, संयुक्त राष्ट्र कराता है, संयुक्त राष्ट्र कराता है। और आपको पता है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में हुई, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका है न्यूयॉर्क। वो हेडक्वार्टर जो है वो क्या है, न्यूयॉर्क है। हर कितना साल में होता है, 4 साल में होता है। और इसमें कितने देश ने भाग लिया था, 192 देशों ने भाग लिया था। यानी 192 देशों ने भाग लिया था कि वहां के डाक सेवा को फिर से मजबूती प्रदान करना है। तो आप समझ रहे हैं कि ये क्यों किया गया था, क्योंकि हम लोग के जीवन में डाक सेवा का जो महत्व हो गया है वो न्यूनतम हो गया है। फिर से इसको महत्व प्रदान करना, इसका डिजिटलाइजेशन करना, आधुनिकीकरण बनाना, यही उद्देश्य रहा है जो दुबई में संपन्न हुआ है, जो दुबई में संपन्न हुआ है। और कितने देशों ने भाग लिया था, 192 देशों ने भाग लिया था। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। फिर से बता दिया जा रहा है, 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस 2025 कहाँ आयोजित हुई, इसका आंसर है दुबई। पोस्टल या मतलब यहाँ पर हो गया डाक सेवा, यहाँ पर क्या हो गया, डाक सेवा। चलिए अब दूसरा नंबर सवाल पे आते हैं। दूसरा नंबर सवाल पे आते हैं, बहुत प्यारा सवाल है, क्योंकि सर ये सवाल और भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत का राष्ट्रीय जो जलीय पशु है वो डॉल्फिन ही है, इसीलिए सवाल और महत्वपूर्ण हो जाता है। इसको ये पता नहीं है, भारत का राष्ट्रीय पशु ठीक है टाइगर है, राष्ट्रीय जो बर्ड्स है वो है पिकॉक यानी मोर है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भारत का राष्ट्रीय
जलीय जीव, इंग्लिश में कहा जाए तो नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, वो जो है वो कौन है? डॉल्फिन है। वो कौन है? डॉल्फिन। अब सवाल आता है कि विश्व डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, यानी डॉल्फिन को महत्व बताने के लिए ये दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग सोचिए इसका आंसर क्या होगा, सोचिए। बहुत सारे लोगों को इसका जवाब आता होगा, घबराने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो आंसर है, बहुत इंसान ने सही जवाब दिया है, इसका जो आंसर है वो है 12 सितंबर। वो क्या है? 12 सितंबर। ठीक है, तो ये वर्ल्ड लेवल पे मनाया जाता है, क्योंकि ये भारत के लिए नहीं है, ये विश्व डॉल्फिन दिवस है। क्योंकि आपको पता है सर, इंसान के बाद सबसे जो बुद्धिमान जो जानवर है, सबसे जो बुद्धिमान जानवर है वो डॉल्फिन को माना जाता है। वो किसको माना जाता है? वो डॉल्फिन को ही माना जाता है। डॉल्फिन कई बार आपको वीडियो में देखा होगा, कई बार इंसान अगर डूब रहा है या जहाज डूब रहा है तो बहुत बार जान बचाने का प्रयास की होगी। कौन? डॉल्फिन। बहुत सारे बच्चों के साथ गेम को स्विमिंग पूल में आप बॉल को ऊपर नीचे करते देखे होंगे, किसके द्वारा? डॉल्फिन के द्वारा। और डॉल्फिन का खासियत क्या है? ये एक मछली नहीं है, ये एक मछली बिल्कुल नहीं है। अब सवाल आता है सर मछली नहीं है, तो पानी में रहती है तो मछली कैसे नहीं है? तो आपका मछली की खासियत क्या है कि वो अंडे देती है। वो क्या देती है? अंडे देती है। लेकिन डॉल्फिन जो है वो मैमल्स है। वो क्या है? वो मैमल्स है, यानी स्तनधारी है। वो कौन है? स्तनधारी है। यानी जिस तरह इंसान को पैदा करता है, अंडा के रूप में पैदा नहीं करता है, उसी तरह डॉल्फिन का जो बच्चा होता है वो अंडे के रूप में नहीं, डॉल्फिन के रूप में ही होता है। डॉल्फिन के रूप में ही होता है। इसीलिए डॉल्फिन का जो स्थान है बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य था, क्योंकि डॉल्फिन पे बहुत ज्यादा खतरा हो गया है। खतरा कैसे हो गया है? तो समझिए, प्रदूषण। पहला जो है वो प्रदूषण हो गया है कि हम लोग समुद्र के किनारे कचरा उचड़ा खाते हैं, चिप्स का पैकेट वहीं फेंक देते हैं। केमिकल, बहुत सारा केमिकल जो है वो, मान के चलिए जहाज है, जहाज में बहुत सारा केमिकल, हार्मफुल केमिकल है, वो जहाज डूब जाता है तो पूरा जो केमिकल है वो कहाँ? समुद्र में फैल जाता है, जिसके कारण जो डॉल्फिन है उस पर जीवन का खतरा बना हुआ है। ऊपर से जाल से जो मछली मारा जाता है, जाल से जो मारा जाता है वो कभी भी डॉल्फिन नहीं मारा जाता है, बड़ी बड़ी मछली मारा जाता है, लेकिन जाल में फंसकर डॉल्फिन की जान चली जाती है। इसीलिए लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए विश्व डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। कब? 22 सितंबर को। और याद रहे कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? वो है डॉल्फिन। कब घोषणा हुआ था? 2009 में। कब घोषणा हुआ? 2009 में। तो खूब आया है सर कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? वो है आपका डॉल्फिन। कब घोषित किया गया भारत सरकार के द्वारा? 2009 में। और क्यों मनाया जाता है ये समझ में आया कि लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए, क्योंकि इंसान के बाद अगर कोई सबसे बुद्धिमानी जीव है वो कौन है? वो आपका है डॉल्फिन है। तो डॉल्फिन पे खतरा है किसके द्वारा? प्रदूषण के द्वारा। जो मछुआरा जो जाल बिछाते हैं उसमें फंस जाती है। इसीलिए लोगों को जागरूक करने के लिए 12 सितंबर को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, विश्व डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? 12 सितंबर को मनाया जाता है। और याद है सर कि जो मछली होती है वो गिल्स से सांस लेती है। किससे? गिल्स से सांस लेती है। तो बचपन में पढ़े होंगे। लेकिन जो डॉल्फिन है वो हम लोग की तरह फेफड़ा के साथ सांस लेती है, फेफड़ा से सांस लेती है। तो ये सबसे बड़ा अंतर है, ये सबसे बड़ा अंतर है डॉल्फिन। पहले तो डॉल्फिन मछली नहीं है, वो क्या है? एक स्तनधारी है। डॉल्फिन जो है वो फेफड़ा से सांस लेती है, जैसे हम और आप किससे सांस ले रहे हैं? वो फेफड़ा यानी लंग से सांस ले रहे हैं। उसी तरह डॉल्फिन भी जो है वो लंग से सांस लेती है, गिल्स से नहीं। जबकि आमतौर पे जितनी मछली है, चाहे शार्क हो जाए या ब्लू व्हेल हो जाए, सब गिल्स से सांस लेती है। लेकिन डॉल्फिन जो है वो फेफड़ा से सांस लेती है। यही सबसे खासियत है किसका? डॉल्फिन का। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम अगले सवाल की ओर जाते हैं। तो विश्व डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? 12 सितंबर को मनाया जाता है। अब आते हैं अगले सवाल पे। अब आते हैं अगले सवाल पे। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने? फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो आपको बता देते हैं कि पहले जो थे फ्रांस के जो प्रधानमंत्री थे वो इमैनुअल मैक्रोन थे। इन्होंने इस्तीफा दे दिया, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो वर्तमान में इसके जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो है येवेस्तियन लोकार्नो। वो कौन है? नाम थोड़ा सा यूनिक है, येवेस्तियन लोकार्नो। देखिए सर, अभी दुनिया में आपको पता है सर सत्ता परिवर्तन हो रहा है, खासकर भारत के पड़ोसी अगर राज्य में देखा जाए, नेपाल, केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। केपी शर्मा ओली ने क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। जापान, जापान के प्रधानमंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया। जापान के प्रधानमंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया। और फ्रांस के प्रधानमंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया। यानी एक साथ एक सप्ताह के भीतर तीन बड़े बड़े देश का, खासकर नेपाल का अगर छोड़ दिया जाए, जापान और फ्रांस बहुत बड़ा देश है। चाहे वो जीडीपी में हो, आधुनिकीकरण में हो, हर लिहाज से ये दोनों बहुत बड़ा देश है। यहाँ तीनों में सरकार गिर गई और नए प्रधानमंत्री बने, नए प्रधानमंत्री बने। यानी दुनिया में ही हो क्या रहा है? भारत में तो
14 से सत्ता परिवर्तन नहीं आया है, चुनाव हुआ है, चुनाव में एक ही पार्टी जीती है, नरेंद्र मोदी। लेकिन नए मोदी को अब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे और अभी चल रहा है 2025, यानी 11 साल से प्रधानमंत्री हैं। और 11 साल में कहा जाता है कई सारे देशों के नेता जो हैं वो बदल गए, वो भी एक बार नहीं, दो बार, 5-5 बार, 6-6 बार। अब जापान में अगर देखिएगा 6 साल में 5 प्रधानमंत्री बने हैं, यानी सोच लीजिए कि वहां की राजनीति जो है वो कितना अस्थिर है, वहां की राजनीति कितना अस्थिर है। तो देखिए सर, नेपाल में जो नए पीएम थे, नए पीएम जो बने हैं, उनका नाम है सुशीला कर्की। उनका नाम क्या है? सुशीला कर्की। लेकिन ये क्या बनी है? अस्थायी बनी है, यानी जब तक नए प्रधानमंत्री के चुनाव नहीं हो जाता है, जिसको आप अंतरिम भी बोलते हैं, एंट्रीम, यानी जब तक कोई नया प्रधानमंत्री नहीं बन जाता है, तब तक नेपाल की जो बनेगी वो कौन बनेगी? सुशीला कर्की बनेगी। और यार ऐसा नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री है। नेपाल की नई पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? सुशीला कर्की। और इससे पहले कौन थे? ओपी शर्मा ओली। आपको पता है जेनजी ने वहां आंदोलन किया और इनको भागना पड़ा। तो नेपाल की नई प्रधानमंत्री कौन बनी? सुशीला कर्की है। और यार ये महिला है, ये क्या है? महिला है। जापान के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। और जापान के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? तो लिख देते हैं शिगेरू इशिबा। इन्होंने इस्तीफा दे दिया। और यार सर अभी तक कोई नया प्रधानमंत्री नहीं बना है। यानी अगर देखिएगा कि जापान का नया प्रधानमंत्री कौन है, अभी भी इनका नाम देगा, जबकि 4 दिन हो गए इनको इस्तीफा दिए हुए। तो जब तक नया प्रधानमंत्री शपथ नहीं ले देता है, तो जब तक जो पुराना प्रधानमंत्री है उसी का नाम चलते रहेगा। इसीलिए जापान का प्रधानमंत्री अभी भी यही गूगल शो करता होगा, जबकि 4 दिन पहले ही इस्तीफा दे दिया गया है। किसके द्वारा? जापान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री, जिसका नाम क्या है? शिगेरू इशिबा के द्वारा। और आपको पता है जापान फ्रांस में तो है ही, तो फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने? सेबेस्टियन लोकार्नो। अब पहले कौन थे? इमैनुअल मैक्रोन। तो यार ऐसे फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन थे? इमैनुअल थे। और वर्तमान में है का बात करें तो सेबेस्टियन लोकार्नो। नेपाल के वर्तमान में कौन प्रधानमंत्री बने? वो है सुशीला कर्की। पहले कौन इस्तीफा दिया? तो ओपी शर्मा ओली। जापान के प्रधानमंत्री हाल ही में इस्तीफा दिया, उसका नाम क्या था? शिगेरू इशिबा। लेकिन अभी तक नया प्रधानमंत्री नहीं बना है। और नया प्रधानमंत्री जैसे शपथ लेंगे या चर्चा में जब भी आता है न्यूज में, तो आपको तुरंत अपडेट कर दिया जाएगा कि वर्तमान में जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। चल, ये बहुत अच्छा सवाल है सर। बुक एंड ऑथर से आपको पता है एक सवाल पक्का रहता है। तो ये स्टैटिक जीके में आ जाता है, जो कि आपको एक अलग से एपिसोड लिया जाएगा, यूट्यूब में बढ़ाया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो जैसे वर्तमान में किताब लिखा जा रहा है उसी हिसाब से आपको बताया जा रहा है। तो ये बहुत फेमस पुस्तक है, अभी रिलीज ही हुआ है हाल ही में। डिफरेंट बट नॉट लेस। पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन बहुत प्यारा है। करण जौहर, अनुपम खेर, शशि थरूर, युवराज सिंह। तो इसका जो आंसर है वो है अनुपम खेर। इसका जो है बॉलीवुड एक्टर जो है 500 से अधिक फिल्म कर चुके हैं अनुपम खेर। तो डिफरेंट बट नॉट लेस पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है अनुपम खेर। तो और यार ये सर ऑप्शन हम जानबूझ के ऐसा दिए हैं कि चारों ने बहुत अच्छा पुस्तक लिखा है। और सिर्फ अच्छा पुस्तक लिखा नहीं है, इंपॉर्टेंट की प्रीवियस है, इसीलिए हम ऑप्शन जानबूझ के लिखे हैं। शाहरुख खान भी लिख सकते थे, सलमान खान भी लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने कोई आज तक कोई किताब लिखा ही नहीं है। जो लिखा नहीं है तो मजा नहीं आएगा ऑप्शन देने में ना। तो ऑप्शन देने में तभी मजा आता है जब चारों ऑप्शन का जो कैरेक्टर है वो कोई ना कोई किताब लिखा है। तो ये चारों कैरेक्टर ने किताब लिखा है। तो पहले इसका हम अनुपम खेर का बात कर लेते हैं। ये इनका चौथा बुक है। इससे पहले ये 3 बुक लिख चुके हैं और तीनों प्रीवियस है। और ये तीनों जो बुक है ये तीनों प्रीवियस है। तो एक करके हम चारों देख लेंगे। करण जौहर, अनुपम खेर, शशि थरूर, युवराज सिंह। तो पहले अनुपम खेर से स्टार्ट करते हैं। चलिए, अनुपम खेर ने कौन कौन सी पुस्तक लिखी? चलिए हम वो देखते हैं। कौन कौन सी पुस्तक लिखी वो हम देखते हैं। योर बेस्ट डे इज टुडे, ये बुक का नाम है। आपका जो सबसे अच्छा दिन है वो क्या है? आज है। यानी अनुपम खेर इस किताब के माध्यम से बोलना चाहते हैं, ना जो आपका जो किस्मत है ना भविष्य में है ना ही इतिहास में है, जो है आपका आज है। तो आज को खुल के जीने का। तो अनुपम खेर ने पुस्तक लिखी योर बेस्ट डे इज टुडे। अगला पुस्तक लिखा है लेसन लाइफ टाउट मी।
टाउट मतलब होता है सिखाना, टाउट मी अननोइंगली, अननोइंगली, ये पुस्तक है। थोड़ा सा लंबा नाम है, तो देखिए सर लंबा नाम का खासियत क्या है, वो ऑप्शन छट जाता है कि अगर मान के चलिए छोटा नाम दिया जाएगा तो बोला जाएगा जैसे कर्मयोगी, तो बोले इतना छोटा तो नाम तो नहीं था। तो लेशन लाइफ टाउट मी अननोइंगली, ये भी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, अनुपम खेर के द्वारा लिखा गया है। अगला पुस्तक लिखा गया है द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू। इनका टाइटल काफी इंटरेस्टिंग रहता है, द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू, यानी सबसे अच्छा चीज आप में क्या है, वो आप है, क्योंकि आप ही हैं जो आप में गुणवत्ता बनाया जाता है। अगर आप में गुणवत्ता नहीं रहेगा तो फिर आप भी नहीं रहिएगा। तो ये 3 पुस्तक होगा अनुपम खेर का, कौन कौन, योर बेस्ट डे इज टुडे, लेस लाइफ टाउट मी अननोइंगली, द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू, और तीसरा जो चौथा जो बुक है वो कौन है, डिफरेंट बट नॉट लेस। तो आराम से ये चारों बुक लिखना है, और यार ये तीनों प्रीवियस आ चुका है और आ भी सकता है, लेकिन ये किताब तो करंट अफेयर हो गया, ये किताब तो करंट अफेयर हो गया, डिफरेंट बट नॉट द लेस। चलिए करण जौहर जो करंट अफेयर से या जनरल कंपटीशन बहुत तैयारी कर रहा है, टेस्ट सीरीज मारता है, उसको पता है ऐसा करण जौहर का जो पुस्तक है वो बहुत फेमस है, वो बहुत फेमस है। करण जौहर का जो पुस्तक है उसका नाम है एन अनसुटेबल बॉय, अनसुटेबल बॉय, एक अजीब लड़का, एक ऐसा लड़का जो कभी फिट नहीं हुआ बॉलीवुड में, लेकिन बॉलीवुड में एक अच्छा खासा नाम कमाया है। एक गॉड फादर माना जाता है, एक महान निर्देशक माना जाता है कि जिस पर सर पे हाथ रख दिया करण जौहर ने, चाहे वो नेपो किड हो, चाहे बाहर से इंडस्ट्री से आया व्यक्ति हो, वो स्टार बनेगा, ये बात तय रहा। तो करण जौहर की जो पुस्तक है उसका नाम है अनसुटेबल बॉय। चलिए, तो अनुपम खेर का तो 3 बुक यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बुक यहाँ पे लिखा हुआ है युवराज सिंह का। युवराज सिंह का भी जब कैंसर से लड़े थे सर, जब कैंसर से लड़े थे तो इन्होंने किताब लिखा था, और इनका किताब खूब हाईलाइट हुआ था, और हर एग्जाम में लगभग एग्जाम में इनका सवाल पूछता है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ये आत्मकथा है, याद रखिए, ये आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा। तो यार सवाल ऐसे भी एग्जाम में आता है। देखिए सर युवराज सिंह ने एक ही पुस्तक लिखी, अब जो है यही है, तो अगर पूछा जाए युवराज सिंह की आत्मकथा कौन है, तो यही है। ये पुस्तक किसने लिखी, युवराज सिंह ने लिखी। तो युवराज सिंह ने जब कैंसर से लड़ाई किया था तो अपने किस परिस्थिति से गुजरे थे सब कुछ लिख दिए। तो पुस्तक का नाम बड़ा प्यारा है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। अब जो सबसे ज्यादा किताब लिखे हैं शशि थरूर, आपको पता है कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, इंग्लिश बोलने के लिए बहुत जाने जाते हैं, खासकर जो हार्ड वर्ड इंग्लिश में यूज होता है वो शशि थरूर बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए द इंग्लिश मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है किसको, शशि थरूर को, कि इंग्लिश इतना अच्छा है कि जो ब्रिटेन है, जो अमेरिका है, उसका जो आम लोग जो इंग्लिश हमेशा बोलते रहते हैं, उससे ही बेहतर इंग्लिश किसका है, शशि थरूर का। और शशि थरूर ने बहुत बड़ा बड़ा पुस्तक लिखा सर, जो बहुत एग्जाम में आता है। तो शशि थरूर का हम जो बुक है वो अलग से हम यहाँ पर लिख देते हैं, अलग से यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो होगा वो शशि थरूर का पुस्तक होगा, किसका पुस्तक होगा, शशि थरूर का। तो करण जौहर का अनसुटेबल बॉय, युवराज सिंह का द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, अनुपम खेर का डिफरेंट बट नॉट लेस, उसके अलावा योर बेस्ट डे इज टुडे, लेसन लाइफ टॉट मी अनविलिंगली, द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू। अब आ रहा है किसका, शशि थरूर का, अब आ रहा है शशि थरूर का। चलिए पहले जो इनका जो लेटेस्ट किताब है वो लिख लेते हैं, ए वंडर लैंड ऑफ वर्ड्स, ए वंडर लैंड ऑफ वर्ड्स। इनका भौके बहुत अच्छा है सर, बहुत तगड़ा तगड़ा वर्ड यूज करते हैं, इसीलिए इनका पुस्तक का नाम लिखे एक ए वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स मतलब क्या होता है, शब्द। चलिए और पुस्तक का नाम लिखते हैं इनका, वाई आई एम हिंदू, बहुत फेमस किताब है, वाई आई एम ए हिंदू। जो पुराना खिलाड़ी है जो 1 साल से 1.5 साल तैयारी कर रहा है वो इस सवाल का महत्व जानता है। ये 2021 में पूछा है, 2022 में पूछा है, 2023 में पूछा है, भविष्य में भी पूछेगा, भविष्य में ही पूछेगा। बहुत अच्छा पुस्तक है सर, वाई आई एम ए हिंदू, मैं हिंदू क्यों, अगर हिंदी में ट्रांसलेशन किया जाए तो मैं हिंदू क्यों, लेकिन किताब जो आता है हमेशा इंग्लिश में ही आता है। तो वाई आई एम हिंदू के लेखक कौन है, शशि थरूर, शशि थरूर। आगे एन एरा ऑफ डार्कनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस, डार्कनेस, ठीक है। एरा मतलब यहाँ पे सदी हो गया, डार्कनेस मतलब हो गया अंधेरा, एक सदी का अंधेरा। ये अंग्रेजों के बारे में लिखते हैं कि भारत में जो अंग्रेज शासन करने आए
भारत को कैसे एक सदी 100 साल पीछे चले गए, वो सब कुछ बताया। कैसे यहाँ शोषण करते थे, रेलवे जो बनाए हैं केवल अपने हित के लिए बनाए हैं, यहाँ जो शिक्षा के लिए स्कूल बनाए हैं सब कुछ अपने हित के लिए बनाए हैं, जबकि वो हमेशा बोलते थे ये आप ही लोग के लिए बनाए हैं कि आप लोग थोड़ा जागरूक होइएगा, आप में अंधविश्वास कम होगा, जबकि जो भी किया गया अंग्रेजों द्वारा ही किया गया है। तो ए वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स, व्हाई आई एम ए हिंदू, एन एरा ऑफ डार्कनेस, और भी बहुत पुस्तक लिखा है सर। पैक्स इंडिया, और पुस्तक का नाम क्या है? पैक्स इंडिया। तो ये 4 टोटल 10 बुक लिखे हैं, लेकिन जो 4 इंपॉर्टेंट है वही मैंने यहाँ मेंशन करा है। तो शशि थरूर ने कौन सी पुस्तक लिखी? ए वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स, व्हाई आई एम ए हिंदू, एन एरा ऑफ डार्कनेस, पैक्स इंडिया। और करण जौहर ने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है एन अनसुटेबल बॉय, युवराज सिंह द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, अनुपम खेर का ये 3 पुस्तक और ये 4 पुस्तक टोटल। अब देखेंगे तो काउंट कीजिए कितना पुस्तक आज हम पढ़ाए हैं। 4 इधर हो गया, एक 5, एक 6, 3, 9, एक 10, यानी एक क्वेश्चन में आपको 10 किताब मिल रहा है। आप इससे बेहतर और क्या उम्मीद कर सकते हैं? बस 10 याद रख लीजिए सर। इसी तरह हम धीरे धीरे डिस्कशन करते करते आपका 100 बुक पढ़ लेंगे। बच्चा गलती वही करता है जब स्पीडिया और यूटेरिया से एक साथ सारा किताब याद करने की कोशिश करता है, तो जैसे याद करता है ऊपर से नीचे याद करता है, तो नीचे से ऊपर भूलते जाता है। तो ये सबसे खराब तरीका है कि आप इस तरह याद करें। तो जो जब किताब लिखा गया था वो उस समय याद कर लेना है, ताकि आपके माइंड में धीरे धीरे करके किताब का नाम आए। एक साथ जब नाम आएगा सर, इतना सारा नाम आता है, इतना सारा किताब का नाम आता है, तो कोई भी इंसान आम इंसान रहेगा तो भूलेगा ही। इसलिए सबसे अच्छा चीज है करंट अफेयर में जो आया तब पढ़ लेने का। इससे पहले हमने आपका पढ़ा था चेतन भगत वाला, तो अभी क्या पढ़ रहा है? अनुपम खेर का पढ़ रहे हैं। उससे पहले अरुंधति रॉय का पढ़ रहे थे, अगर आपको याद होगा तो। अगर आपको याद नहीं तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको जल्द जो एक यूट्यूब वीडियो अपलोड किया जाएगा स्पेशली बुक एंड ऑथर पे, लेखक एवं पुस्तक पे अलग से वीडियो डाउनलोड किया जाएगा या आपको दिया जाएगा। तो ये सवाल समझ में आया। अब आते हैं 5वां नंबर सवाल। बहुत अच्छा, अगर मेरा का बात किया जाए कि आज का करंट अफेयर का मेरा सबसे अच्छा सवाल यही है। आज के करंट अफेयर का, यानी जो भी आज करंट अफेयर 1 घंटा 50 मिनट 90 मिनट का होगा, उसमें सबसे अच्छा जो क्वेश्चन है वो है, सबसे एग्जाम में आने का संभावना यही है, दिग्विजय दिवस। अब सवाल आता है सर दिग्विजय दिवस ये कैसा दिवस है? मतलब क्या ये दिवस इसीलिए मनाया जाता होगा कि जब हम कारगिल युद्ध जीते होंगे तब मनाया जाता होगा, या 1965 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था वो जीते थे तब मनाया जाता होगा, या 1999 में जो हम लोग कारगिल युद्ध जीते थे वो मनाया जाता होगा? तो 1965 में जो हम लोग युद्ध जीते भारत पाकिस्तान, उसमें भी ये दिवस नहीं था। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध जीते उसमें भी नहीं था। 1999 में कारगिल युद्ध जीते उसमें भी नहीं था। तो ये दिग्विजय दिवस मनाया क्यों जाता है और कब है? इसका पहले इसका आंसर डाल देते हैं कि इसका आंसर क्या है, दिग्विजय दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर है 11 सितंबर। तो देखिए सर, डॉल्फिन दिवस 12 सितंबर, दिग्विजय दिवस कब? 11 सितंबर। अब ये है क्या? तो अगर आपको नहीं पता है सर तो आपको समझा देते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो यूएसए में पड़ता है। यूएसए में एक बहुत बड़ा शहर है जिसका नाम है शिकागो, में पहला विश्व धर्म संसद का आयोजन हुआ था, जिसमें 11 सितंबर 1893 में भाषण दिया गया था। किसके द्वारा भाषण दिया गया था? वो स्वामी विवेकानंद के द्वारा दिया गया था। कहा जाता है सर ये दुनिया का सबसे पावरफुल स्पीच था, यानी दुनिया में जितना भी धर्म है उसमें क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है उसको बताने के लिए पहला विश्व धर्म संसद जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? शिकागो में हुआ था। वहां जो है भारत की तरफ से कौन पार्टिसिपेट लेने गया था? स्वामी विवेकानंद। और अमेरिका में या इंग्लैंड में कल्चर क्या था? लेडीज एंड जेंटलमैन बोला जाता था। क्या बोला जाता था? लेडीज एंड जेंटलमैन। लेडीज मतलब क्या हो गया? औरत हो गया। जेंटलमैन क्या हो गया? पुरुष हो गया। तो महिलाओं एवं पुरुषों, आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो दुनिया, अमेरिका, इंग्लैंड में जब भी स्पीच स्टार्ट होता था तो यही लैंग्वेज से स्टार्ट होता था, लेडीज एंड जेंटलमैन, ठीक है। उसके बाद बोलना स्टार्ट होता था। लेकिन कहा जाता है सर जब स्वामी विवेकानंद पार्टिसिपेट लिए थे विश्व धर्म संसद सम्मेलन में जो हुआ था शिकागो में, और कब ये भाषण दिए थे? 11 सितंबर को। पता ही इन्होंने क्या बोला? ब्रदर एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। लोगों ने आज तक ऐसा शब्द, लेडीज एंड जेंटलमैन बोले थे, इन्होंने क्या बोला? ब्रदर्स एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका। ब्रदर्स मतलब क्या हो गया? भाई, और सिस्टर मतलब क्या हो गया? बहन। यानी दुनिया को पहली बार समझ में आया था
कि पुरुष और महिलाओं को लेडीज एंड जेंटलमैन ना बोल के ब्रदर एंड सिस्टर भी बोला जा सकता है, क्योंकि भारत में जो लड़की है उनको बहन माना जाता है और जो लड़का है उनको भाई माना जाता है। तो ये एक तरह का भारत की सभ्यता का परचम फैलाया था स्वामी विवेकानंद ने, कहा शिकागो में, और ये ऐतिहासिक भाषण दिया गया था 11 सितंबर को, इसीलिए इसका नाम जो है दिग्विजय दिवस है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि दिग्विजय दिवस हम लोग 11 सितंबर क्यों मनाते हैं। तो क्या बोलना है, जल्दी से सोचिए क्या बोलना है। ये बोलना है कि सर 11 सितंबर 1893 को ही शिकागो में विश्व का पहला धर्म संसद हुआ था, जिसमें भारत की तरफ से कौन भाग लिया था, स्वामी विवेकानंद। और कहा जाता है सर, ये जब अपना स्पीच स्टार्ट करते हैं ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका, कहा जाता है सर 5 मिनट तक लोग खड़े होकर ताली मारते हैं, क्योंकि अभी तक वहाँ उनके जो सभ्यता है वहाँ महिला एवं पुरुष को लेडीज एंड जेंटलमैन कहा जाता है, लेकिन उन्होंने क्या कहा, ब्रदर एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। ये बताता है कि भारत प्राचीन में भी कितना महान था, कि भारत की संस्कृति कितना महान थी, स्वामी विवेकानंद कितना महान थे, कि भारत का जो संस्कृति है वो दूर दूर तक फैला रहे हैं। तो स्वामी विवेकानंद के बारे में अब हम जानते हैं, अब सब कुछ जानेंगे इसके बारे में स्वामी विवेकानंद। तो यार सर मॉडर्न इंडिया का बहुत फेमस सवाल है कि पहला धर्म संसद आंदोलन आयोजन कहाँ हुआ था, वो शिकागो में हुआ था। स्वामी विवेकानंद ने कब भाषण दिया था, 1893 में भाषण दिया था। डेट सही तब बताइए। तो 11 सितंबर 1893 में भाषण हुआ था। किस देश में भाषण हुआ था, यूएसए में भाषण हुआ था। चलिए अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, स्वामी विवेकानंद के बारे में। सारा कुछ देखिए, हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में, सब कुछ। अगर आपको थोड़ा सा आता है तो और जान लिया जाएगा, अगर नहीं आता है तो टेंशन ले लेना है। स्टार्ट करेंगे हम जीरो से, स्टार्ट करेंगे जीरो से। चलिए जन्म से स्टार्ट करते हैं। जन्म, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका 12 जनवरी 1863, ठीक है। कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। तो जन्म 12 जनवरी 1863। मृत्यु देख लिया जाए 4 जुलाई 1902। 4 जुलाई 1902। कहाँ, तो बेलूर मठ पश्चिम बंगाल। डब्ल्यू भी करते हैं, डब्ल्यू भी मतलब वेस्ट बंगाल समझ लीजिएगा, ठीक है। तो जन्म 12 जनवरी 1863, कहाँ, कलकत्ता पश्चिम बंगाल की राजधानी। मृत्यु 4 जुलाई 1902, बेलूर मठ पश्चिम बंगाल, ठीक है। इनके गुरु का नाम तो बहुत फेमस है सर, रामानंद परमहंस, ठीक है। इनके गुरु का नाम है रामकृष्ण परमहंस। कहा जाता है सर ये गृह त्याग कर देते हैं, अपने सत्य की खोज में है, भगवान है कि नहीं है, भगवान है, तो बहुत ज्यादा भटकते हैं ज्ञान के। और यार हाँ, बचपन नाम तो लिखे ही नहीं है, बचपन का नाम नरेंद्र दत्त। क्या नाम था, नरेंद्र दत्त था। बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त। हाँ, अब ये मन में इनका बहुत जिज्ञासा रहता था, भगवान होते कि नहीं होते, भगवान को हमको भी दिखना है, इतना सारा मंदिर में पूजा पाठ होता है, लव सब लोग हैं, अपना पुत्र पुत्री नौकरी स्वास्थ्य का बात करते हैं, पैसा का बात करते हैं, आखिरकार है कहाँ। तो इनके मन में बहुत लालसा था कि हम भगवान से मिले, जिस तरह बाकी सब इतना दिल से बोलता है तो लगता है कभी ना कभी मिला होगा। तो इनके ही मन में आया, और ये अब गृह त्याग कर लिए, लोगों के पास गए कि कोई धर्मगुरु यहाँ पर हैं, तो बहुत सारे धर्मगुरु रास्ते में मिले, तो उनका एक ही सवाल होता था, क्या आप भगवान को देखे हैं। तो सब बोलता था क्या बेवकूफ जैसा बात करता है, भगवान को कौन देख सकता है। तो कहीं भी सेटिस्फैक्टरी संतोषजनक उनको आंसर नहीं मिला। जब वो कलकत्ता पहुंचते हैं, और काली मंदिर वहां पे कलकत्ता में है, तो वहां पहुंचे तो वहां उनका मुलाकात किससे हुआ, रामकृष्ण परमहंस से हुआ। अब उनसे भी सेम सवाल किया कि बोले क्या भगवान से मिले हैं। उन्होंने बड़ा प्यारा उत्तर दिया, बोले जिस तरह हम तुमसे अभी बात कर रहे हैं उसी तरह हम भगवान से ही बात करते हैं। उसके बाद तो उनका दिशा और दशा दोनों बदल गया। फिर बोले बाबा जो भी आप, हम आपके शरण में हैं, अब हमको भी क्या करना है, भगवान से बात करना है। बोले ये भगवान इस तरह इतना आसानी से बात नहीं होगा, इसके लिए अंतरात्मा को शुद्धिकरण करना पड़ेगा। मन में किसी तरह का छल कपट होना नहीं चाहिए, ईर्ष्या द्वेष नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का लालसा नहीं, डिजायर नहीं होना चाहिए, तभी जाके आप भगवान से मिल पाइएगा। और तब जाके स्वामी नरेंद्र दत्त जो बच्चा था वो यही सवाल का जवाब पाने के बाद क्या बना, स्वामी विवेकानंद बना। तो जन्म 12 जनवरी 1863 कलकत्ता, मृत्यु 4 जुलाई 1902। अगर आप गौर से देखिएगा सर, तो अगर देखिएगा 63 में जन्म हुआ और 1902 में मरे, मात्र कितना साल, मात्र 39 साल जिए। मात्र कितना साल जिए, 39 साल। तो 39 साल भी कोई मरने का आयु होता है। 28-29 साल के बाद तो ओरिजिनल जो यंग एज है वो स्टार्ट होता है आपका, उसी मर गए थे। इसीलिए कहा जाता है सर 12 जनवरी को हर साल
राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, नेशनल यूथ डे मनाया जाता है कब? 12 जनवरी को। तो उम्मीद करते हैं अब बच्चा इसको रट लेता है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को। अब समझ ही नहीं आ रहा है क्यों मनाया जाता है, तो बच्चा को समझना पड़ेगा एक छोटा सा बात कि ये मनाया जाता है किसके नाम से? स्वामी विवेकानंद के नाम से, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने 39 साल में वो काम किया कि जो इंसान 60-70 या जीती जी या मरने के बाद या मरने से पहले नहीं कर सकता है। ऐसे भी सर आनंद मूवी का एक डायलॉग है जिसमें राजेश खन्ना बोलते हैं, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन है? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने दुनिया को प्रचार प्रसार किया, अपने गुरु से शिक्षा लिया और बहुत सारा समाज सुधारक काम किया, बहुत सारा पुस्तक लिखा, धर्म संसद में भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया। इसीलिए मात्र 39 साल में इनका शरीर को त्यागना पड़ा और हर साल 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। तो कभी भूलना नहीं है, राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्म दिवस से मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि बहुत युवा अवस्था में मरे थे। अगर आपको क्या लगता है अगर 60 साल की उम्र में मरते तो क्या राष्ट्रीय युवा दिवस हम 12 जनवरी को मनाते और फिर राजीव गांधी की मृत्यु दिवस पे मनाते या किसपे दिवस से मनाते, वो बहस का विषय हो सकता है। लेकिन स्वामी विवेकानंद के जन्म तिथि पे तो बिल्कुल नहीं मनाते। ये 39 साल में चले गए दुनिया को छोड़ के, यही कारण है कि राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल मनाया जाता है कब? 12 जनवरी को, 12 जनवरी को। चलिए ठीक है। अगर इनका और बात करें तो इन्होंने समाज सुधारने के लिए 1897 में एक समाज सुधार आंदोलन किया जिसका नाम है रामकृष्ण मिशन। जिसका नाम क्या है? रामकृष्ण मिशन। तो यार है रामकृष्ण मिशन को हम घेर देते हैं अलग से। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? 1897। किसके द्वारा हुई? स्वामी विवेकानंद के द्वारा हुई, स्वामी विवेकानंद के द्वारा हुई। और यार है सर स्वामी विवेकानंद ने बहुत महान सी पुस्तक लिखी, पुस्तक और बहुत आता है। तो स्वामी विवेकानंद का जो पुस्तक है, चलिए हम आप डालते हैं। और यार है हर पुस्तक मॉडर्न इंडिया का एक महान सवाल है, हर पुस्तक मॉडर्न इंडिया का एक महान सवाल है। जब भी अगर लगे कि सवाल प्रीवियस नहीं है तो किताब का नाम लिखना है, सीधे गूगल मार देना है कि XYZ किताब इन MCQ, तो बता देगा कि आज तक एग्जाम में आया है कि नहीं। सबसे आसान तरीका है, हम तो यही करते हैं। माने चलिए इनका एक पुस्तक है कर्म योग, तो कर्म योग देखना ये प्रीवियस है कि नहीं है, तो वहां लिखेंगे हम क्या लिखेंगे? कर्म योग इन MCQ। MCQ मतलब क्या हो गया? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें 4 ऑप्शन रहता है जिस तरह एग्जाम में होता है। तो अगर वो प्रीवियस है तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में MCQ फॉर्म में आया होगा और इससे पता चल जाएगा कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कौन कौन सा पुस्तक लिखा, चलिए हम सब देख लेते हैं कौन कौन सा बुक लिखे हैं। चलिए लिखते हैं राजयोग, राजयोग, कर्मयोग, राजयोग, कर्मयोग। अगला जो पुस्तक का नाम है ज्ञान योग, ज्ञान योग। यानी योग तीनों में कॉमन है, योग तीनों में कॉमन है। इसीलिए पूछा जाता है कि अगर निम्न से कौन सी पुस्तक स्वामी विवेकानंद के द्वारा नहीं लिखी गई? राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग और मान के चलो वेद योग। तो बताइए क्या वेद यहाँ लिखा हुआ है? वेद योग नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा? वेद योग ही होगा, क्योंकि पूछ रहा था सवाल निम्न से कौन सी पुस्तक स्वामी विवेकानंद के द्वारा नहीं लिखी गई। तो याद रखना है राजयोग, कर्मयोग और ज्ञान योग। अगर आपके पास ज्ञान है तो आपका कर्म अच्छा होगा, और कर्म अच्छा है तो आप दुनिया पर क्या कीजिएगा? राज कीजिएगा। बताइए याद करना कितना आसान हो गया। फिर से बताते हैं, अगर आपके पास ज्ञान है तो ज्ञान से आपका कर्म क्या होगा? अच्छा होगा, क्योंकि आपके मन में कभी खराब बात नहीं आएगा कि चोरी करना है, किडनैपिंग करना है, मर्डर करना है, क्योंकि ज्ञान के बाद आपका कर्म क्या होता है? अच्छा हो जाता है। और कर्म अच्छा होगा तो राज तो आप कीजिएगा। तो ये तीनों पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? वो लिखा गया है स्वामी विवेकानंद के द्वारा। एक और लास्ट पुस्तक जो बहुत एग्जाम में आता है, जो एग्जाम में बहुत आता है, वो है लेक्चर्स, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो, कोलंबो टू अल्मोड़ा। यानी श्रीलंका की उस समय राजधानी कोलंबो थी और अल्मोड़ा जो पड़ता है उत्तराखंड में पड़ता है। तो यह इन्होंने जो भाषण दिया था, अपने भाषण पे एक किताब लिखी है जिसका नाम क्या है? लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। तो देखिए सर 4 पुस्तक हम बताए हैं, कौन कौन? राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग, लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। अब बताइए सर मॉडर्न इंडिया का हम कितना बेहतरीन टॉपिक खत्म किया जिसका नाम क्या है? स्वामी विवेकानंद। अब स्वामी विवेकानंद का से सवाल बिहार SSC CGL पूछे, BPSC टीचर पूछे, प्रॉपर BPSC पूछे, SSC पूछे, UPSC पूछे, सब यहीं पर है। कैसे? आपको फिर से प्रूव करते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ? 12 जनवरी 1863। कहाँ? कलकत्ता, यानी बंगाली थे। मृत्यु 4 जुलाई 1902। और आपको पता है सर 4 जुलाई को अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम भी है, यानी अमेरिका जो आजादी दिवस है वो कब है? 4 जुलाई है। तो याद करना कितना आसान हो गया। मृत्यु 4 जुलाई 1902। कुल कितना साल जिए? 39 साल जिए। और कहाँ मरे? बेलूर मठ, पश्चिम बंगाल। वैसे भी आपके एग्जाम में आता है बेलूर मठ का संबंध किस सन्यासी से है?
स्वामी दयानंद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? स्वामी विवेकानंद। गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। और गुरु के नाम से ये 1897 में एक संस्था खोलते हैं जिसका नाम क्या है? रामकृष्ण मिशन। बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में कब भाग लिए थे? 1893 में। डेट सही पूछेगा तो 11 सितंबर 1893 में। और पुस्तक राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग, लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। और राष्ट्रीय युवा दिवस किसके नाम से मनाया जाता है? मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद की जन्मतिथि के नाम से मनाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं, और इन्हीं का आपका जो विश्व धर्म संसद देखिए 11 सितंबर में बोले थे, इसी को क्या बोला गया? दिग्विजय दिवस बोला गया। तो उम्मीद करते हैं डिस्कशन आपको बहुत प्यारा लगा होगा। और याद रहे, ऐसे नॉर्मल डिस्कशन नहीं, इसमें स्वामी विवेकानंद का A to Z। आपको कभी भी अलग से हमको स्वामी विवेकानंद पढ़ने की जरूरत नहीं है कि हिस्ट्री में पढ़ाई बताइए सर, स्वामी विवेकानंद से बहुत सवाल आता है, कब पढ़ाइए। लीजिए, करेंट अफेयर में आपको हम स्वामी विवेकानंद पढ़ा दिए हैं, बशर्ते आप इसको लिखें। और यार सर जिसको लिखने का मन है तो लिखिए, वरना तो PDF अपलोड कर ही दिया जाएगा। जैसे ही वीडियो अपलोड होगा उससे आधा घंटा के बाद आपका PDF भी अपलोड कर दिया जाएगा। चैनल का नाम यहाँ लिखा हुआ है, रोजगार का जुगाड़ के नाम से टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, तो एक बार इसको देख लीजिए आप आराम से। चलिए अब हम अगला सवाल बढ़ते हैं। हाँ, भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर। इनोवेशन मतलब क्या होता है? नवाचार। नहीं, जब आप नया प्रयोग करते हैं, जब आप नया किसी चीज में प्रयोग करते हैं, तकनीक में प्रयोग करते हैं, फोन में प्रयोग करते हैं, डिजिटल बोर्ड में प्रयोग करते हैं, बाइक कार में प्रयोग करते हैं, नया चीज जो अभी तक नहीं हो रहा था। जैसे अभी कार जो अभी पेट्रोल डीजल इथेनॉल से चलता है, EV से चलता है, लिथियम बैटरी से चलता है, अचानक कुछ ऐसा हो कि पानी चलने लगे, तो इसको कहते हैं इनोवेशन, इसको क्या बोलते हैं? नवाचार। तो भारत का पहला विदेशी मतलब कि भारत में वो तो नहीं होगा, अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत में तो IIT वगैरह सब में है ही। तो पूछ रहा है भारत से बाहर अटल इनोवेशन सेंटर, यानी नाम है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से, क्योंकि रहे नहीं, बीजेपी के बहुत बड़े नेता थे, तो इसीलिए योजना चलाया गया उन्हीं के नाम से। तो अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया पहली बार विदेशी में? तो इसका दुबई ऑप्शन है, अबू धाबी है, लंदन है और पेरिस है। इसका जो आंसर है वो है अबू धाबी। इसका जो आंसर है अबू धाबी। अब सवाल आता है कि अबू धाबी कैसे सर? तो इसको समझाते हैं। आपको पता है सर, भारत का बहुत बड़ा IIT है, जैसे IIT कानपुर है, IIT खड़गपुर है, IIT दिल्ली है, IIT कलकत्ता है, बहुत सारा IIT है। तो एक IIT है जिसका नाम है IIT दिल्ली। आपको पता है सर, भारत का इकलौता देश जहां IIT का एक ब्रांच है उसका नाम है अबू धाबी। वो क्या है? अबू धाबी। और अबू धाबी किसकी राजधानी है? UAE की। UAE की राजधानी जो है वो क्या है? अबू धाबी है। तो IIT दिल्ली ने अपना एक ब्रांच खोला। होता है ना सर, धीरे धीरे अपना जो अगर प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है वो अपना ब्रांच देश विदेश में खोलता है। तो IIT दिल्ली ने अपना ब्रांच कहाँ खोला? अबू धाबी में खोला। यानी वहां पता है नाम क्या है? IIT अबू धाबी, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ? अबू धाबी है। तो पहला IIT जो भारत से बाहर स्थापित किया गया है उसका नाम क्या है? IIT अबू धाबी, याद रखना है। तो यहीं पर अटल इनोवेशन सेंटर स्थापित किया गया, क्योंकि IIT यहीं पर है विदेश में, पहला IIT है, इकलौता IIT, तो इनोवेशन सेंटर भी कहाँ होगा? यहीं पर होगा। तो भारत सरकार ने अटल इनोवेशन सेंटर स्थापित किया जहां पर नया तकनीक का प्रयोग करके कुछ ना कुछ नया बनाने का प्रयास किया जाएगा। तो इसीलिए सवाल बहुत बढ़िया है। तो याद रखिए, अगर पूछा जाएगा कि भारत के अलावा IIT कहाँ है, तो बोलना है UAE की राजधानी कहाँ है? अबू धाबी में। UAE की राजधानी अबू धाबी में है। तो भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? उसका नाम है अबू धाबी। और यार है सर, अबू धाबी में क्यों स्थापित किया? क्योंकि IIT जो दिल्ली है उसका एक शाखा जो ब्रांच है वो कहाँ है? अबू धाबी में है। इसीलिए जो यहाँ होता है वही कहाँ होता है? अबू धाबी में होता है। तो ये सवाल बहुत अच्छा सवाल था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हाँ, ये भी बहुत अच्छा सवाल है सर। एशियाई विकास बैंक, इंग्लिश में कहते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, ने भारत के किस राज्य को, भारत यहाँ कीवर्ड को पकड़ना है, भारत के किस राज्य को समावेशी विकास को इंग्लिश में कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी जब आप वर्तमान के साथ साथ भविष्य के बारे में भी सोचते हैं, यानी भविष्य में आने वाला जो पीढ़ी है उसके बारे में भी सोचते हैं, तो आपको इसी को कहते हैं समावेशी विकास। समावेशी विकास को एक उदाहरण समझते हैं। मान चले अभी हम पेड़ काटते हैं तो हम लोग तो अपना आधा जीवन जी लिए हैं, अपना आधा जीवन को 20 साल को 19 साल, 19 साल 18 साल तो जिए हैं, और धीरे धीरे पेड़ को आप काटना बंद कर दिए। तो बताइए सर, ग्लोबल वार्मिंग हिट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो अब जो आने वाला बच्चा जो पैदा होगा उसको बताइए, हम लोग क्या है?
हम लोग को थोड़ा ठंडी भी देख लिए हैं, लेकिन अब जो आने वाला बच्चा है, अब पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो ठंडा दिन में भी गर्मी लगेगा, तो बताइए क्या वो जी पाएगा? वो जी नहीं पाएगा। तो क्या किया, अपना वर्तमान को सुधारेंगे, आप पेड़ पौधा तो काट दिए, बड़ा बड़ा प्लग, बड़ा बड़ा इंडस्ट्री तो बना लिए, लेकिन आपने क्या किया, भविष्य को खराब कर दिया, भविष्य को खराब कर दिया। इसीलिए अगर पेड़ काटना है तो जितना पेड़ काटे उतना पेड़ लगाना पड़ेगा, ताकि आपका जो भविष्य है वो उज्जवल हो। इसी को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, समावेशी विकास, कि जब आप वर्तमान के साथ साथ भविष्य के बारे में भी सोचते हैं, उसको कहते हैं सतत विकास या समावेशी विकास। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस राज्य को समावेशी विकास के लिए 126.40 मिलियन डॉलर, 126.40 मिलियन डॉलर यूएसडी, मतलब क्या हो गया, यूनाइटेड स्टेट डॉलर, यानी अमेरिका का जो डॉलर है उसको हम यूएसडी बोलते हैं। जैसे रुपया, रुपया क्या पाकिस्तानी रुपया भी है, तो रुपया कैसा रुपया, तो इंडियन रुपया बोलते हैं। तो डॉलर तो सिंगापुर में भी डॉलर चलता है, स्विट्जरलैंड में भी डॉलर चलता है, ऑस्ट्रेलिया में भी डॉलर चलता है, लेकिन कौन डॉलर, तो यूएस डॉलर यानी यूनाइटेड स्टेट डॉलर। तो 126.40 मिलियन का ऋण का समझौता किया है। भारत कौन सा राज्य लिया है ऋण, किससे, एशियाई विकास बैंक से, ताकि अपना पर्यटन को, अपना पेड़ पौधा को क्या किया, फिर से जीवंत किया जा सके। तो उसका जो आंसर है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, इसका जो आंसर है वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने एशियन डेवलपमेंट बैंक से ऋण मांगा है, क्योंकि वहां प्राकृतिक आपदा आया है, फिर से उसको ठीक करने में, ठीक है, उसको लोन लेना पड़ा है। और लोन जो होता है सर वो 10 साल या 20 साल के लिए नहीं, 50 साल 100 साल के लिए लोन लिया जाता है, लॉन्ग टर्म में लोन लिया जाता है, ताकि जो किस्त है इसको आराम से भरा जा सके, आराम से भरा जा सके। तो खूब आ सकता है एग्जाम में कि एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस राज्य को समावेशी विकास के लिए 126.40 मिलियन डॉलर ऋण दिया है, वो कौन है, वो कौन लिया है, वो है उत्तराखंड। चलिए इस बैंक के बारे में जान लेते हैं। अब देखिए सर, वर्ल्ड बैंक सुने हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड सुने हैं, अब ये नया बैंक कौन आ गया, एक नया बैंक कौन आ गया, चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। इसको हिंदी में लिख देते हैं, हिंदी में लिख देते हैं, एशियाई विकास बैंक, इंग्लिश में कहेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो हम इंग्लिश में कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। स्थापना, आखिरकार इस बैंक की स्थापना कब हुई, तो 19 दिसंबर 1966। यार है सर, SSC CHSL 2023 का प्रीवियस सवाल है, घर जाइए, ये सवाल आपको समझ में आएगा कि वहां पूछा है कि एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई, डेट नहीं पूछा है, साल पूछा है। तो इसका आंसर क्या है, 1966। मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर जिसको इंग्लिश में कहते हैं। आखिरकार एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, कहाँ गए होंगे उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री जो लोन लेने गए होंगे एशियाई विकास बैंक, तो मुख्यालय के पास गए होंगे ना, तो उसका मुख्यालय है कहाँ, चलिए हम जानते हैं। उसका मुख्यालय जो है वो है फिलीपींस में। आप सोचिए फिलीपींस में कहाँ है, बहुत सारे बच्चा को पता होना चाहिए फिलीपींस में कहाँ है। चलिए हम एग्जैक्ट बताते हैं। इसका जो आंसर है वो है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा हम सुधारते हैं। मनीला, मनीला जो है वो फिलीपींस की राजधानी है, लेकिन मनीला में भी कहाँ, तो मोडलुयोंग, मोडलुयोंग, मनीला, फिलीपींस, फिलीपींस ये है। तो देखिए सर, आमतौर पे लुसेंट वगैरह सब दिखेगा तो वहां पर मुख्यालय सिर्फ मनीला दिया हुआ है, मनीला फिलीपींस। यहाँ मनीला में भी मोहल्ला का नाम है जिसका नाम क्या है, मोडलुयोंग। तो यार है सर, एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई, आप डेट याद ना रहे, सेवक साल याद कीजिए, 1966। इसका मुख्यालय क्या है, मोडलुयोंग, मनीला, फिलीपींस। आप अगर ये लाइन नहीं बोल पा रहे तो आप सीधे बोलिए क्या, मनीला फिलीपींस, क्योंकि फिलीपींस की राजधानी क्या है, मनीला। और इसके सदस्य कितने हैं, इसके सदस्य मेंबर, क्योंकि आपको पता है सर एशियाई विकास बैंक इसको लोन देगा, जो इसका मेंबर होगा, जो इस संगठन का सदस्य होगा, इसको जो मेंबर है वो है, कहीं 68 देता है, कहीं 69 देता है, तो हम दोनों लिख दिए हैं। और यार है सर, जहाँ 68 देगा ऑप्शन वहाँ 69 नहीं देगा, जहाँ 69 देगा वहाँ 68 नहीं देगा, क्योंकि सर गूगल जब किए हैं या चैट जीपीटी पूछे हैं, कहीं बोलता है 68, कहीं बोलता है 69। क्योंकि अगर आपके पास इंटरनेट का साधन है तो मेरे पास भी इंटरनेट का साधन होगा, हम तो टीचर है, सोचिए हम कितना रिसर्च करके पढ़ाते होंगे, इसलिए मन में कभी देखना नहीं है कि अगर मेरे पे विश्वास तो आपको सच मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने सुविधा के अनुसार मान सकते हैं कि अगर आप गूगल में सर्च मारते हैं तो पहला 3 जगह देगा 69, उसके बाद 68, फिर 69, फिर भी 68। तो हम क्या लिखे, 68 69 दोनों लिख दिए हैं, 68 69 दोनों लिख दिए हैं। तो एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई, 1966। मुख्यालय कहाँ है, मोडलुयोंग, मनीला, फिलीपींस। सदस्य कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ मेंबर इस संगठन कितने हैं, 68 69 है। तो यहाँ तक समझ में आया। चलिए हम उत्तराखंड के बारे में हम जान लेते हैं। उत्तराखंड के बारे में अब हम हर चीज जानेंगे।
किसके बारे में? उत्तराखंड के बारे में। कब राज बना, कब राज नहीं बना। चलिए, ये स्थापित हुआ 9 दिसंबर 2000 को। तो बताइए, और किससे अलग हुआ था? हमको याद है कि ये समय आपका 15 नवंबर को 2000 को झारखंड अलग हुआ बिहार से, और 9 नवंबर 2000 को अलग हुआ आपका उत्तराखंड। वहीं 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अलग हुआ था मध्य प्रदेश से। तो उत्तराखंड की स्थापना कब हुई? तो क्या बोलना है? 9 नवंबर 2000 को। और याद है सर, उस उत्तराखंड दिवस कब मनाया जाता होगा? 9 नवंबर को मनाया जाता होगा। कोई दिक्कत? तो अगर कोई आपसे पूछता है उत्तराखंड दिवस कब मनाया जाता होगा, 9 नवंबर को मनाया जाता होगा। चलिए हम इसका सीएम लिखते हैं। सीएम यानी मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर कौन है? वो है पुष्कर सिंह धामी। कौन है? पुष्कर सिंह धामी। चलिए हम राज्यपाल देख लेते हैं कि आखिरकार वर्तमान में राज्यपाल कौन है। वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल का नाम तो बड़ा सिंपल है, गुरमीत सिंह। कौन है? गुरमीत सिंह, नॉर्मल। और यार सर, उत्तराखंड में अगर आप देखा जाए कि उत्तराखंड में विधानसभा सीट क्या है? विधानसभा को हम यहाँ बीएस लिखते हैं। अगर आप गौर से देखिएगा सर, जब भी कोई किसी राज्य का नाम आता है तो वहां विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा कितना सीट हो, मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है, राज्यपाल कौन है, ये सब बताते हैं। वही बच्चा गलती क्या करता है? किताब लेगा, हर राज्य का करके याद करेगा, हर राज्य का स्थापना दिवस याद कर रहा है, हर राज्य का मुख्यमंत्री याद कर रहा है, हर राज्य का राज्यपाल याद कर रहा है, लोकसभा सीट याद कर रहा है, राज्यसभा सीट याद कर रहा है। यानी उसका पढ़ने का तरीका इतना हार्ड है कि याद नहीं होता है। फिर लास्ट में बोलेगा सर हमको याद नहीं होता है। भाई आपका तरीका बहुत गलत है। आप एक साथ सारा मुख्यमंत्री याद करना चाहते हैं, इसीलिए करंट अफेयर का पढ़ाने का तरीका ओरिजिनल यही होना चाहिए कि जो टॉपिक उस समय आया उसी टॉपिक को रगड़ के पढ़ा दिया जाए, ताकि बाद में अगर इस टॉपिक से कोई भी सवाल आए तो उसे मिस ना हो। यानी उत्तराखंड में आपको इतना डिटेल से बता दिया जाएगा कि उत्तराखंड से कोई भी सवाल पूछे, विधानसभा सीट कितना है, लोकसभा सीट कितना है, राज्यपाल कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, तो आपको कम से कम मेरा जो यूट्यूब चैनल जो फॉलो किया है उसको कम से कम दिक्कत नहीं होगा, इस बात की गारंटी हम देते हैं। तो सीएम का नाम क्या है? पुष्कर सिंह धामी। राज्यपाल का नाम क्या है? गुरमीत सिंह। विधानसभा जो सीट है वहां पर वो है 70। वो कितना सीट है? 70। जैसे बिहार में विधानसभा सीट है 243, वहां कितना है? 70। अगर लोकसभा सीट का बात करें, लोकसभा को हम एलएस कर देते हैं, अगर लोकसभा सीट का बात करें वो है आपका 5। अगर राज्यसभा का सीट का बात करें वो है 3। वो कौन है? वो है 3। तो यार है उत्तराखंड विधानसभा 70, राज्यसभा 3, लोकसभा 5। कब राज बना? 9 नवंबर 2000 को राज बना, यूपी से अलग हुआ था। सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। राज्यपाल कौन है? गुरप्रीत सिंह। तो आज का एक सवाल दिया जा रहा है व्यूअर के लिए, ताकि कमेंट बॉक्स में, और यार ऐसा यानी एक बात तो समझ में आ रहा है, मेरा जो चैनल बहुत कम अभी बच्चा देखता है क्योंकि उसको जानकारी नहीं है, लेकिन जितना भी देखता है बहुत ईमानदार है। जब भी सवाल बोलते हैं कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर दें, तो मेरा बच्चा जो खास पढ़ने वाला बच्चा, वो जागरूकता के साथ बहुत बढ़ चढ़ के आंसर देता है, और लगभग 99% जो चांस है वो आंसर सही रहता है। जो गलत हो जाता है कोई बात नहीं, धीरे धीरे सही हो जाएगा। तो आज का मेरा सवाल है कि जिस तरह पटना का जो उच्च न्यायालय है वो है, बिहार का जो उच्च न्यायालय वो है पटना, बिहार का जो उच्च न्यायालय वो कहाँ है? पटना। आपको बताना है कि उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ है। फिर से बोल रहे हैं, मेरा सवाल है, कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना है। उत्तराखंड का उच्च न्यायालय किस शहर में है? वेयर इज द हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड? ये सवाल अगर आपको पता नहीं है तो आप गूगल का इस्तेमाल करें, लेकिन बस आंसर कमेंट बॉक्स पे दे, आंसर कमेंट बॉक्स पे दे। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल समझ में आया होगा। एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस राज्य को समावेशी विकास के लिए 126.40 मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान किया है? वो कौन है? वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड के बारे में सब कुछ, एशियाई विकास बैंक के बारे में भी सब कुछ बता दिया गया है। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हाँ, ये प्राइस से है सर, बहुत सारा प्राइस, तरह तरह के खेल जगत में, चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में बहुत सारा पुरस्कार दिया जाता है। चलिए अब ये यहाँ क्या पूछ रहा है तो देखते हैं। हाल ही में किसी पीवी नरसिम्हा राव, आपको पता है सर पीवी नरसिम्हा राव भारत के महान प्रधानमंत्री से भी एक थे, उनमें से प्रधानमंत्री बने 1991 से 1996 तक। कहा जाता है सर भारत में आर्थिक पुनर्जन्म, इकोनॉमिक रीबर्थ अगर कहा जाए, वो किसके शासनकाल में हुआ? पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में हुआ था। तो हाल ही में किसी पीवी नरसिम्हा राव स्मृति अर्थशास्त्र पुरस्कार, स्मृति मतलब इनकी याद में दिया जा रहा होगा, अर्थशास्त्र यानी ये दिया जाता है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, यानी ये विज्ञान के क्षेत्र में नहीं दिया जाएगा, गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाएगा, साहित्य के, लिटरेचर के क्षेत्र में नहीं दिया जाएगा। जब भी पुरस्कार दिया जाएगा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाएगा। से सम्मानित किया गया, यानी 2025 में किसे सम्मानित किया गया? पीवी नरसिम्हा राव स्मृति अर्थशास्त्र पुरस्कार। डॉक्टर रघुराम राजन, कांग्रेस आपका आरबीआई के भूतपूर्व गवर्नर, डॉक्टर मनमोहन सिंह, भूतपूर्व अर्थशास्त्री और भूतपूर्व प्रधानमंत्री,
एस जयशंकर वर्तमान में विदेश मंत्री यही हैं, और राहुल गांधी कांग्रेस के दिग्गज नेता, लोकसभा में कांग्रेस के विपक्ष दल के नेता। तो डॉक्टर रघुराम राजन, डॉक्टर मनमोहन सिंह, एस जयशंकर, राहुल गांधी, इसका आंसर है वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह। आपको पता है सर, आपको एक दिलचस्प बात बताएं, 1991 से 1996 तक पीवी नरसिम्हा राव क्या थे? प्रधानमंत्री थे। आपको पता है ये वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर कब से कब रहे हैं? ये वित्त मंत्री रहे हैं आपका 1991 से 1996 तक। अगर आप दोनों का साल देखें, दोनों का सेम है, यानी जब ये प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय क्या थे? वित्त मंत्री थे। यानी अगर कहा जाता है सर आर्थिक उदारीकरण इन्हीं के शासनकाल में हुआ। आर्थिक उदारीकरण, जो भारत के पास लोन के लिए पैसा नहीं था, आपका जो पैसा था धीरे धीरे डॉलर जो था खजाना धीरे धीरे खाली हो रहा था, वर्ल्ड बैंक ने ऋण देने से मना कर दिया था। तो फिर से एक नया जन्म हुआ जब दिया गया। प्रधानमंत्री उस समय थे पीवी नरसिम्हा राव, और वित्त मंत्री कौन थे 1991 से 96 तक? कौन थे? वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। और यार ऐसे डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री नहीं, बाद में प्रधानमंत्री बने हैं। कब से कब तक? 2004 से 2009, फिर 2009 से 2014, यानी कितना साल तक? 10 साल तक प्रधानमंत्री बने हैं। लेकिन याद रखना है सर, प्रधानमंत्री से पहले क्या बने थे? वित्त मंत्री बने थे। चलिए पीवी नरसिम्हा राव के बारे में जान लेते हैं। ये महान अर्थशास्त्री भी थे, ये महान अर्थशास्त्री थे। इनके बारे में कहा जाता है सर, अगर आज भारत इतना मजबूत है, जीडीपी में 5 में नंबर पे, चौथे नंबर पे आता है, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान जो होना चाहिए वो किसका होना चाहिए? पीवी नरसिम्हा राव को होना चाहिए। तो पीवी नरसिम्हा राव को आखिरकार बोलते क्या है? आखिरकार बोलते क्या है, तो ऐसा हम जान लेते हैं। इन्हें बोला जाता है भारतीय आर्थिक सुधारों का, भारतीय आर्थिक सुधारों का जन्मदाता। कहा जाता है सर भारत में जितने भी आर्थिक सुधार हुए हैं वो सब किसके नेतृत्व में हुए हैं? उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। और उस समय वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब सवाल आता है सर आर्थिक सुधार मतलब यहाँ क्या होता है? तो चलिए सर, इनका जो आर्थिक सुधार था इसका हम उदाहरण देते हैं। इन्होंने उदारीकरण किया। इन्होंने क्या किया? उदारीकरण। इंग्लिश में बोलते हैं एल मतलब होता है लिबरलाइजेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं उदारीकरण। दूसरा है निजीकरण। इंग्लिश में कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। हम यहाँ पर पी लिख देते हैं, पी से होता है प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। और तीसरा जो है वो है वैश्वीकरण। कौन है? वैश्वीकरण। इसको इंग्लिश में बोला जाता है ग्लोबलाइजेशन, जी कहा जाता है, इसीलिए इसका पूरा नाम है एलपीजी रिफॉर्म। रिफॉर्म मतलब होता है सुधार। तो एलपीजी रिफॉर्म किसके शासनकाल में आया? उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। भारतीय आर्थिक सुधारों को जन्मदाता किसे कहा जाता है? पीवी नरसिम्हा राव को। अब आपको ये 3 वर्ड समझाना है। इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा टॉपिक है सर एलपीजी रिफॉर्म। सर उदारीकरण मतलब क्या होता है? चलिए हम समझाते हैं उदारीकरण मतलब क्या होता है। माने चले हमको कार का फैक्ट्री खोलना है, मेरे पास पैसा है 500 करोड़, माने चले हमको एक कार का फैक्ट्री खोलना है। अब फैक्ट्री खोलने जाए तो यहाँ साइन कराइए, वहां साइन कराइए, वहां साइन कराइए, यहाँ साइन कराइए, यहाँ इतना पैसा दीजिए। अब बताइए सर, मेरा जो कॉपी है जो इस पर हमको साइन करवाना है, और 10 जगह ऑफिस में घूम रहा है, तो बताइए और इसमें कम से कम 1 साल लग जाता है प्रोसेस, 1 साल प्रोसेस लग जाता है। तो क्या सच में ये उदारीकरण है? उदारीकरण मतलब जो चीज आसानी से हो जाए उसे क्या कहते हैं? उदारीकरण। जैसे अभी सिम खुलवाना सबसे आसान हो गया। पहले सिम हमको याद है जब हम पटना में पढ़ते थे, दिल्ली में पढ़ते थे, उस समय पता है क्या था? पहले वोटर आईडी कार्ड दीजिए, फोटो जमा कीजिए, 2 दिन के बाद वेरिफिकेशन कॉल आएगा, 2 दिन के बाद जाके आपका सिम एक्टिवेट होगा। वर्तमान में क्या है? जल्दी बताइए, वर्तमान में क्या है? वर्तमान में सिम एक्टिवेट ऑलरेडी होते रहता है। नहीं, जैसे आप अपना आधार कार्ड नंबर दिए, अपना लगाएं फिंगरप्रिंट्स, आपका विदिन 10 से 15 मिनट में आपका क्या हो गया? सिम कार्ड एक्टिवेट हो गया। आपका सिम कार्ड एक्टिवेट हो गया। पहले बैंक और अकाउंट खुलवाने में कितना नखरा हुआ करता था, ई कागज लाइए, ई कागज आइए। आज आगे बढ़ा है, पटना ब्रांच में गया है, कल आइएगा, परसों आइएगा। आज क्या है? बैंक वाला आपके घर में आता है। अगर आपको खुलवाना है, आपके घर में आके बोलेगा कि सर आपको बैंक अकाउंट चाहिए, हम आपको खोलने के लिए तैयार हैं। पहले ड्राइविंग लाइसेंस में 2-2 महीना, 3-3 महीना, 4-4 महीना पहले जाना है, ऑफलाइन होता था, कागज जमा करो, डीटीओ ऑफिस जाओ, कागज इधर से उधर। अब सब कुछ ऑनलाइन होता है। इसको कहते हैं उदारीकरण। यानी पहले जो फैक्ट्री खोलने में, बड़ा बड़ा उद्योग खोलने, बड़ा बड़ा बैंक खोलने में जो पसीना छूट जाता था, पीवी नरसिम्हा राव ने कहा प्रक्रिया आसान होनी चाहिए ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा निवेश करें, भारत में पैसा पुनः आए। तो उदारीकरण समझ में आया। निजीकरण, अब ये क्या है? इंग्लिश में कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। जैसे हम जो संस्था हम चलाते हैं, द स्टडी IQ ऑफलाइन या ऑनलाइन रोजगार जुड़ा, ये सरकारी है कि प्राइवेट है? प्राइवेट है। यानी इसमें जो भी मुनाफा होगा हम कमाएंगे। पहले क्या था? हॉस्पिटल सरकारी है, बैंक सरकारी है, स्कूल सरकारी, सब कुछ सरकारी। यानी अगर प्राइवेट, अगर मेरे पास पैसा है, प्राइवेट आदमी मेरे पास
500 करोड़ है, कोई हम इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज खोलना चाहते हैं, सरकार बोलेगा नहीं, जितना भी मेडिकल कॉलेज है सब सरकारी है, सरकारी ही रहेगा, प्राइवेट आदमी आएगा नहीं। तो बताइए क्या रोजगार केवल सरकारी स्कूल, केवल सरकारी मेडिकल कॉलेज या केवल सरकारी उद्योग दे पाएगा? इसका जवाब है नहीं। तो बड़े बड़े लोग जो टाटा, बिरला, अंबानी थे, उन्होंने कहा कि हम लोग भी निवेश करना चाहते हैं, सड़क में निवेश करना चाहते हैं, रेलवे लाइन नया नया बिछाना चाहते हैं। तो जब तक आप हमेशा सरकारीकरण रहिएगा कि नहीं, जब भी करेगा सरकार करेगा, तो मेरे पास पैसा है तो हम दूसरा देश जाएंगे। निवेश तो वो करना है ना भाई, मुनाफा कमाना है। अगर आप मेरे हित के लिए नहीं सोचेगा तो हम अपना हित के लिए सोचने के लिए हमको बाहर देखना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया कि बैंक जो भी होगा वो सरकारी के साथ साथ क्या होगा, प्राइवेट होगा। बस जो केवल सरकारी चलता था अब प्राइवेट भी बस चलेगा। जो मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज जो सरकारी हुआ करता था अब क्या होगा, प्राइवेट भी होगा। यानी अब बच्चा के पास बहुत ज्यादा ऑप्शन रहेगा कि सरकारी नहीं आप प्राइवेट में भी जा सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट में अगर जाएगा तो सरकार को टैक्स देगा, सरकार को टैक्स देगा तो उससे सरकार बहुत कुछ काम कर सकता है। इसको कहते हैं निजीकरण, इसको कहते हैं निजीकरण। तीसरा है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण क्या है आपको समझा देते हैं कि प्रधानमंत्री कब बने, 1991। 1991 से पहले आपको पता है जितनी जितनी बड़ी बड़ी कार कंपनी थी कोई भारत में उद्योग स्थापित नहीं कर सकता था। BMW, मर्सिडीज, ऑडी, फरारी, कोई नहीं, कोई नहीं। क्योंकि भारत सरकार का मानना था अगर विदेशी कंपनी को भारत में आने देंगे तो भारत का जो घरेलू कंपनी है उनके पास बहुत ज्यादा पूंजी नहीं होता है, उनके पास बहुत ज्यादा नया कुछ नहीं होता है। अगर हम विदेशी कंपनी को हम भारत में निवेश करने देंगे या स्थापित होने देंगे तो भारत की जो कंपनियां हैं वो बर्बाद हो जाएगी। भारतीय कंपनियां हैं, इसीलिए सर आप देखते होंगे पहले बाइक, आज से 25 साल पहले बाइक केवल एक ही कंपनी का आता था जिसका नाम क्या है, राजदूत। इसका नाम क्या था, राजदूत। आज से 25-30 साल का बात है। अभी क्या है, दुनिया जहान का बाइक है। कौन चाहिए, अगर इंडियन में चाहिए तो इंडियन में आपका हीरो है, बजाज है, आपका होंडा है, इतना सारा। अगर विदेशी में चाहिए तो BMW का भी बाइक आता है, आपका हार्ले डेविडसन का ही बाइक आता है। तो ये आपका है क्या, विदेशी कंपनी है, यहाँ पर क्या है, विदेशी कंपनी है। तो पहले क्या था, भारत का जो अर्थव्यवस्था था बंद था, यानी विदेशी कंपनी कोई भारत में अगर निवेश करना चाहती है, भारत सरकार बोलता था नहीं, भारत में आप निवेश नहीं कर सकते। जैसे वर्तमान में एप्पल भारत में निवेश किया है, आपका टेस्ला भारत में निवेश किया है, सैमसंग भारत में निवेश किया है, सब विदेशी कंपनी है, सब विदेशी कंपनी। तो भारत में निवेश कर रही है कि नहीं, और निवेश कर रही तो मुनाफा कमाती है, तो भारत को रोजगार भी तो दे रही है। भारत को तकनीक जो है वो भारत में ही है। तो इसको कहते हैं वैश्वीकरण। जब भारत का अर्थव्यवस्था दूसरे देश के लिए भी खोल दिया जाए तो उसको कहते थे वैश्वीकरण। और ये जो रिफॉर्म तीनों लाया है वो किसके प्रधानमंत्री थे, वो थे PV नरसिम्हा राव। और उस समय वित्त मंत्री कौन थे, वो थे। और इसी के बाद कहा जाता है, इसीलिए सर भारत आजादी के बाद भारत को दो भाग में बांटा जाता है। एक 1947 से 1991 से पहले जहां भारत की स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी, और एक है 1991 से वर्तमान में 2025 तक। इसमें भारत की स्थिति बहुत दयनीय थी, भारत पे बहुत सारा कर्जा था। लेकिन 1991 में LPG रिफॉर्म लाने के बाद भारत का एक नया उदय हुआ। इसीलिए सर भारतीय आर्थिक सुधारों का जन्मदाता कहा जाता है, किसको, PV नरसिम्हा राव कहा जाता है। और उस समय वित्त मंत्री कौन थे, तो आपके एग्जाम में आया है कि मनमोहन सिंह वित्त मंत्री कब से कब रहे हैं, 1991 से 96 जब ये प्रधानमंत्री थे उस समय वित्त मंत्री यही थे। और आपको पता है मनमोहन सिंह का टाइटल क्या था, मनमोहन सिंह RBI के गवर्नर भी रहे हैं, मनमोहन सिंह वित्त मंत्री भी रहे हैं, अब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री भी रहे हैं। ये भारत के इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जो RBI गवर्नर भी रहे हैं, वित्त मंत्री भी रहे हैं और प्रधानमंत्री भी रहे हैं। इतना योग्यता था किसमें, मनमोहन सिंह में। लेकिन प्रधानमंत्री का जो एज ए कार्यकाल, इनको सब मानता क्या है, बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्री मानते हैं कि ये प्रधानमंत्री तो बहुत अच्छे नहीं थे लेकिन अर्थशास्त्री बहुत थे। इनको प्रधानमंत्री बनना नहीं था, लेकिन सोनिया गांधी के दबाव में एक तरह का कठपुतली के रूप में इनको बना दिया गया। जहां भी कोई देश के दो प्रधानमंत्री आते थे वहां मनमोहन सिंह को खड़ा रखना पड़ता था, और सोनिया गांधी बस कांग्रेस की अध्यक्ष थी, वही जाके बैठती थी। बहुत सारा फोटो आपको नजर आएगा। तो प्रधानमंत्री के रूप में कभी महान हस्ती तो नहीं हो गए। यानी अगर कहा जाए कि भारत में अगर टॉप 5 प्रधानमंत्री का नाम लिया जाए, टॉप 5 जिन्होंने अपने दम पे किया, तो टॉप 5 में इनका नाम शुमार नहीं होगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि प्रधानमंत्री रहे हैं, इनके शासनकाल में भी अच्छा काम हुआ है, लेकिन मनमोहन सिंह के नाम पे नहीं होता था, वो होता था सोनिया गांधी के नाम पे वो था। हाँ, अगर पूछा जाए कि महान अर्थशास्त्री कौन थे भारत के, तो रैंक 1 तो क्या होगा, वो मनमोहन सिंह ही होगा। इनसे कोई ये रैंक नहीं छीन सकता। एक महान अर्थशास्त्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो चलिए कोई बात नहीं। तो LPG रिफॉर्म आप बहुत बार इकोनॉमिक्स सुनते होंगे, क्या है LPG रिफॉर्म। LPG रिफॉर्म मतलब होता है सुधार। तो L मतलब क्या होगा, लिबरलाइजेशन जिसको हिंदी में कहते हैं उदारीकरण, P मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन जिसको हिंदी में कहते हैं निजीकरण, और G मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन जिसको कहते हैं वैश्वीकरण।
तो आप बताइए सर, आज का डिसीजन कैसा लगा आपको? तो ये 15 सितंबर का करंट अफेयर था। एक कमेंट सेक्शन में सर जरूर बताएं कि कैसा लगा करंट अफेयर, क्या कमी रहा, क्या अच्छा रहा, क्या खराब रहा, और प्लीज शेयर करें, जल्द से जल्द 10,000 तक पहुंचाएं। आपका बस ये चैनल जितना मेरा है उतना आपका भी है, जो मेहनत कर रहे हैं आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं, और आपके जैसे वैसे बहुत सारे स्टूडेंट जो एक सही चैनल की खोज में है, ये मेहनत उनके लिए भी किया जा रहा है कि उनको जल्द से जल्द ये मिले। और यार है सर, कल आपका स्ट्रैटेजी जीके में हम लोग क्लासिकल डांस और फोक डांस पढ़ेंगे, यानी क्लासिकल नृत्य और लोक नृत्य पढ़ेंगे। और परसों से स्टार्ट कर रहे हैं सृजन बैच, जिसका एक वीडियो बनाया गया था कि बहुत जल्दी सृजन बैच स्टार्ट करने की घोषणा की जा रही है। तो स्टूडेंट बहुत सारा कमेंट बॉक्स में पूछा सर कब स्टार्ट किया जा रहा है, सिर्फ बोला गया है। तो परसों से स्टार्ट किया जा रहा है सृजन बैच, यानी परसों से, यानी कल से तो स्ट्रैटेजी स्टार्ट होगा, स्ट्रैटेजी करंट अफेयर, और परसों आपका बिहार स्पेशल स्टार्ट होगा। और आपको पता है बिहार दरोगा का भी नोटिफिकेशन जारी हो गया कि बहुत जल्द बाहर ही निकाला जाएगा। तो आप खुद बताइए सर, बिहार सरकार ने कितना सारा वैकेंसी अभी है? पहला बीपीएससी टीचर जो आने 4.0 जो वैकेंसी निकलने वाला है दूसरा बिहार एसएससीजीएल, दूसरा बिहार एसएससीजीएल, तीसरा बीपीएससी एईडीओ जो शिक्षा विभाग में आया है, और चौथा ऑफिस अटेंडेंट। ये 4 है। और बिहार पुलिस का भी वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाला है। तो बिहार दरोगा, बिहार पुलिस का वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाला है 5। और आप लोग जो भी यहाँ व्यूअर हैं, ये पांचों एग्जाम में कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें आप फॉर्म ना भरे हो, बशर्ते आपका एज 18 से कम नहीं होना चाहिए। अगर 18 से कम है तो ये पांचों फॉर्म में कोई फॉर्म आप भर नहीं पाइएगा। लेकिन अगर 18 साल से प्लस है, आपका हाइट कितना भी छोटा है बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, 5 फॉर्म में कम से कम एक फॉर्म तो आपके लिए होगा, और नौकरी के लिए एक फॉर्म आपके लिए जरूरी है, और यही आपको पहुंचाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आई सेवा यहीं समाप्ति, धन्यवाद।